Thank you, sir. Now I Thank you would so much. like to invite Dr. Om Prakash sir. Dr. Om Prakash sir, Assistant Professor of Department of Geography from Jain and Vyas University. I would like to invite sir. Thank you, organizing team, for giving such a great platform to share ideas and research experience. Uh, I have given a topic, plagiarism. So we will discuss about what is plagiarism and what are the UGC's regulation for it. So I'm going with my PPT. I have shared my screen, and you all are able to see it. I'm right? Yes, sir. It's visible, Okay. sir. So now we will discuss about okay. So a very good morning to all participants. My name is Dr. Om Prakash, Assistant Professor, Department of Geography, and today we will discuss about plagiarism, a very um, critical topic for academicians, all academics. Here we go. So, what is plagiarism? Plagiarism क्या है? अगर अपन बात करें according to UGC notification, there is a definition of UGC. Plagiarism means an act of academic dishonesty and a breach of ethics. It involves using someone else's work as one's own. It also includes plagiarism and self-plagiarism. So इस डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि ये एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी है और ब्रीच ऑफ एथिक्स है. सो प्रेजेंटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे जो एकेडमिक वर्क करने वाले वो जानते हैं कि प्लेजियारिज्म जो है वो बहुत एक इस समय का हॉट बर्निंग टॉपिक है और यूजीसी इस पर लगातार जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है और लगातार जो है वो नोटिफिकेशन भी दे रही है. सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लेजारिज्म जो है वो क्या है, यूजीसी ने क्या उस पर पेनल्टीज डिसाइड की है, हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेजारिज्म, इसके प्रकार क्या हैं. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लेजारिज्म. अगर अपन पहली बात करें तो डायरेक्ट प्लेजारिज्म की पार्ट है word for word transcription of a section or of someone else's work without attribution and without quotation marks. अगर हम किसी भी पार्ट को जो अपन चाहे रिसर्च वर्क है, हमारा कोई थीसिस वर्क है, चाहे हम कोई जो है डिसर्टेशन सबमिट कर रहे हैं, एनी कोर्स फॉर एनी कोर्स, अगर हम कोई भी जो है हमारा खुद का वर्क बताकर अगर अपन सबमिशन दे रहे हैं और उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है उसका सेक्शन या पूरा का पूरा उठाकर आप जो है बिना प्रॉपर साइटेशन और कोटेशन के उसको मार्क कर रहे हो, देन इट इज डायरेक्ट प्लेजियारिज्म. सेकंड वन इज सेल्फ प्लेजियारिज्म. सेल्फ प्लेजियारिज्म भी अभी हाल ही में रिसेंटली जो है यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सेल्फ प्लेजियारिज्म के भी क्या क्या जो है वो रहेंगे. मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा. तो आपने अगर पहले कोई काम किया है और उसी को वापस अगर आप किसी भी वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट विल बी सेल्फ प्लेजियारिज्म आल्सो. तो रीयूजिंग द आइडियाज एंड पासेज
substitute from your already published or submitted work. अगर आप किसी भी already published और submitted दोनों उनमें से कोई भी आइडिया और पैसेज जो है वो आप रीयूज कर रहे हैं तो दैट मीन सेल्फ प्लेजियरिज्म इसको कहेंगे। थर्ड इसका जो है पैराफ्रेजिंग प्लेजियरिज्म होता है। जस्ट लाइक रीफ्रेजिंग समवन्स आइडिया और थॉट विदाउट प्रॉपर साइटेशन। अगर आप किसी भी फेरेज को आप जो है उसको रीफेरेज कर रहे हैं, किसी के आइडिया को या थॉट को कर रहे हैं, किसी के वर्क को कर रहे हैं, प्रॉपर साइटेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो दैट मीन इट इज पैराफ्रेजिंग प्लेजियरिज्म। मोज़ेक प्लेजियरिज्म, मोज़ेक आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है कि हम दो पार्ट को जो है अगर जोड़ रहे हैं, मोज़ेक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो है दो तीन जगह से सोर्स से हमने कोई उठाया और उस मैटर को हमने जो है उसको अलग अलग टुकड़ों में डाल के और एक नया उसका मैटर बनाया, तो दिस कॉल्ड मोज़ेक प्लेजियरिज्म। So be aware of it. Combining text or material from different source without citation. So if we will use any text or material from different sources and create another material just like it's my own work or our own work, so without citation it will be plagiarism, or it will be called a mosaic plagiarism. So सेल्फ प्लेजियरिज्म, जस्ट लाइक मैंने पहले ही कहा था आपको कि रिसेंटली यूजीसी नोटिफिकेशन ऑन डेटेड 20th April 2020, reproduction part or whole of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement and claiming the most recent work is new and original for any academic advantage amounts of tax recycling, also known as self-plagiarism, and that is not acceptable actually. So जो ये यूजीसी का एक रिसेंट नोटिफिकेशन है 20th अप्रैल का ही है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप अपने ही किसी वर्क का जो आप पहले पब्लिश कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, उसके किसी पार्ट या उस होल पार्ट को अगर आप जो है उसका रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इन दैट केस उसमें डेटा भी शामिल है, उसमें आपका टेबल कंटेंट कुछ भी, तो ये भी आपको जो है प्लेजियरिज्म एक्ट में आएगा और आपका जो है थीसिस या कोई भी जो मैन्युस्क्रिप्ट आप सबमिट रहे हैं दैट विल बी क्लेम्ड एज प्लेजराइज्ड। सो प्लेजियरिज्म जो है क्या क्या इंक्लूड करता है, जस्ट लाइक रीपब्लिशिंग द सेम पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड elsewhere without due and full citation. So अगर हम कोई भी अपना पेपर जो है वो पहले हम पब्लिश कर चुके हैं और उसको वापस रीपब्लिश कर रहे हैं बिना साइटेशन के कर रहे हैं, तो ऐसे में इस सेल्फ प्लेजियरिज्म माना जाएगा। पब्लिशिंग स्मॉलर acceptable work from a longer and previous without due and full citation in order to show a larger number of publication. Reusing data already used in a published work or communicated for publication in another work without due and full citation. So अगर हम कोई डेटा जो है हमने पहले काम में लिया था और उसी डेटा को हम वापस है नए रूप में दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर डेटा आपका पहले से पब्लिश हो चुका है तो आप उसी डेटा को अगर वापस यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज सेल्फ प्लेजियरिज्म मैटर। Okay, so next is breaking up a larger study into smaller section and publishing them as all together new work without due and full citation. Just like कई सारे हम सभी लोगों में ये रहता है, या ध्यान मान लीजिए कोई जो बिगनर्स हैं
तो क्या है कि जो बड़ी स्टडी है, लॉन्गर लार्जर स्टडी है, उसका हमने जो है स्मॉलर सेक्शन में पब्लिशिंग किया है। जस्ट लाइक अपना थीसिस जो वर्क है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगर आप थीसिस के जो चैप्टर्स हैं उनको अगर आप जो है स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करके पब्लिश कर रहे हैं, इफ इट इज पब्लिश्ड ऑलरेडी एक्चुअली, सो दैट विल बी सेल्फ प्लेजियरिज्म। Paraphrasing one previously published work without due and full citation of original, अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं आपके पहले के काम, तो भी आपका जो है ये मटेरियल सेल्फ प्लेजियरिज्म माना जाएगा। ओके, अब जस्ट लाइक सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेजियरिज्म, सो अगर अपन सिमिलरिटी चेक्स की बात करें कि कौन कौन चीजें प्लेजियरिज्म में नहीं आएगी, एक्सक्लूड कौन कौन सी है, सो ऑल क्यूटेड वर्क either falling under public domain or reproduced with all necessary permission and attribution। so एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जस्ट लाइक पब्लिक डोमेन का कोई भी मैटर है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर पब्लिक डोमेन में कोई भी जो डेटा और चीजें हैं तो उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आपको उसका रेफरेंस और साइटेशन देना होगा। और परमिशन एक स्पेसिफिक फैक्टर है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट और सेक्टर का डेटा यूज कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है, तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और सेक्टर से परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट। सो यहाँ पर भी कई बार जब थीसिस जो है एक स्टूडेंट और हम जो पेपर या कोई भी हम जब कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को पहले चेक करवाना होता है, तो हम जब भेजते हैं तो इसमें हमें रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल्स, कंटेंट वगैरह जो है वो हटा देने चाहिए। ये जो है प्लेजियरिज्म में नहीं आते हैं, तो इनको आप पहले हटा के उसके बाद दे सकते हैं। Then all small similarities of my picture, all generic terms, just like कोई यूनिवर्सल है, जेनेरिक टर्म्स है, स्टैंडर्ड सिंबल्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, सो इन सभी चीजों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये सभी चीजें जो है एक्सक्लूड रहती है प्लेजियरिज्म में। ओके, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन कोर एरिया। सो यहाँ पर भी कई जगह आपने कोर एरिया और पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, सो से अवेयर रहें कि आपका कोई भी जो रिसर्च वर्क है या कोई भी पेपर आप पब्लिश करने जा रहे हैं या आपने कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया है, तो उसमें कोर एरिया क्या है, और कोर एरिया में किसी भी टाइप का प्लेजियरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है, और जो है उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी प्रोविजंस हैं। The core work carried out by the student, faculty, staff and researchers shall be based on original ideas and shall be covered by zero tolerance policy on plagiarism। The core work shall includes abstract, so आपका abstract जो भी है वो core work में शामिल होता है। समरी जितने जो भी आप बनाते हैं, समरी किसी भी वर्क का, वो जो है वो कोर वर्क में शामिल है। हाइपोथेसिस जो है वो कोर वर्क का पार्ट है। ऑब्जर्वेशंस आपके जितने भी हैं वो कोर वर्क है, और रिजल्ट्स जो हैं वो भी कोर वर्क है। सो एक बिगिनर जो रिसर्चर हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो कोर वर्क को समझें, और कोर वर्क में किसी भी प्रकार का जो है कहीं से भी आइडिया और मटेरियल और कोई भी फेरेज वगैरह जो है वो कॉपी साइट नहीं करें, साइटेशन भी इसमें अलाउड नहीं होता है। हम रेफरेंस दे सकते हैं केवल कि पहले से ये वर्क हो चुका है और हम इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन जो है वो भी कोर एरिया में आता है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन जो है वो भी कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का
प्लेजियारिज्म जो है परसेंटेज नहीं शामिल होना चाहिए। ओके, सो लेवल ऑफ प्लेजियारिज्म इन नॉन कोर एरियाज। अब जो अदर वर्क है, अदर जो भी आपका वर्क है, मैं कोर एरिया का डिस्कस कर चुका हूँ। अदर लेवल ऑफ नॉन कोर एरिया क्या करें तो सिमिलरिटीज अप टू 10%। अगर आपका ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, कई सारे स्टूडेंट हो, चाहे फैकल्टी मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कि कितना परसेंटेज प्लेजियारिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये 10% सिमिलरिटीज किसकी है कि जो आप साइट करते हैं, प्रॉपर जो रेफरेंसेस देते हैं वो 10% है। तो इट मींस कि जो आपने प्रॉपर साइटेशन के बाद जो आपका 10% मटेरियल जो है वो आया है, तो इट विल बी एक्सक्लूडेड। लेवल 1, देयर आर 3 लेवल नॉन कोर एरिया के अंतर्गत आएंगे। लेवल 1 इज सिमिलरिटीज अबव 10% टू 40%। अगर हम 10% से 40% की बात करें तो दैट विल बी लेवल 1। सिमिलरिटी अबव 40 to 60 will be level 2, and similarities for above 60% will be level 3. So what are the penalties? Penalties for students, if we will discuss about level 1, 10 to 40%. Similarity up, so please specifically we can understand what is penalties for students. Students mean just like a student submitting his her work for dissertation or etc. for a degree. It's not include research, or it's not include faculty member. Penalties for only students category. So level 1 is similarities above 10 to 40%. Such students will be given any mark and or credit for the plagiarized script, and shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months. कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसका जो है 10 से 40% अगर प्लेजराइज्ड आता है मैटर, तो उसे 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, और वो अपनी जो भी स्क्रिप्ट उसने सबमिट किया उसको रीसबमिट करेगा। और रीसबमिशन के बाद भी कुछ आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। वो उसमें मैं आप जो है रीसबमिशन का भी एक टाइम पीरियड है। रीसबमिशन के बाद भी अगर प्लेजराइज आता है तो उसके अलग प्रकार से और रूल्स बने में। लेवल 2, similarities above 40% to 60%. Such students shall not be given any mark and or credit for the plagiarized script, and shall be asked to submit a revised script after a time period of 1 year but not exceeding 18 months. So वहाँ पर रिवाइज स्क्रिप्ट करके रीसबमिट करने का होता है। लेवल 2 में कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है उसको सबमिट करने का होता है। 18 मंथ का जो है हाईएस्ट टाइम जो है वो मिलता है किसी भी स्टूडेंट को। लेवल 3 सिमिलरिटीज अबव 60%. Such students shall not be given any mark and or credit for plagiarized script, and his registration for that course to be cancelled. So बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है लेवल 3 पर कि अगर आपकी सिमिलरिटी जो है सॉरी
Am I audible, sir? Yes, sir. You are audible now, sir. Okay. Okay. So, sorry for inconvenience. So we are now we are discussing we are discussing about penalties for students. If level 3 will be categorized as course will be cancelled, and if we go to penalties for faculty, staff, and researcher. According to UGC norms, I'm just discussing about the UGC norms. Similarities above 10% to 40% shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 1 year. अगर कोई faculty member जो है वो lecturized matter use करता है, then जो भी work submitted है 10 to 40% that will be not allowed. So level 2 will be similarities above 40 to 60% shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for minimum period of 2 years and shall be declined the right to 1 annual increment and shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, master, and PhD student, scholar for a period of 2 years. Level 3, similarity 60% shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 3 years and shall be denied a right to 2 successive annual increments and shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, master and PhD student for a period of 3 years. So faculty, staff and researcher के लिए UGC के जो norms हैं, they are very strict. So there are 3 level. All level are strict. So if we discussing level first, the shall not be allowed to publish any work for minimum period of 1 year, and level 2 and level 3 are very strict. The teacher or faculty will be not allowed to supervisor any student for 2 years and level 3 for 3 years. So these are the penalty of faculty, staff and researcher. So what we have to do, and just I'm submitting one thing also. If there are 3 note, enhanced penalty on repeated plagiarism shall be punished for plagiarism of 1 level higher than
the lower level committed by him or her. In case where plagiarism of highest level is committed, then the punishment for the same shall be operative. In case of case level 3 offense is repeated, then the concerned person shall be dismissed. So if we will repeat the plagiarism previously submitted, the penalty in case of where the benefit it has already been obtained, it may mean if already credit and benefit already been obtained, then if plagiarism is proved on a date later than the date of benefit or credit obtained, is the case may be, then his or benefit or credit will be put in abeyance for a period decided by AMP and PDA on recommendation of AMP. So if there is any complaint of plagiarism against the head of an HEI, a suitable action in line with these regulations shall be taken by competent authority, governing board, governing council, as the title may be. So same provision for student are there. If penalty on repeated plagiarism, such students shall be punished for the plagiarism of one level higher than the previous level committed by him or her. In case where plagiarism of highest level is committed, then the punishment for the same shall be operative. So, and penalty in case where the degree credit has already been obtained by the student, if plagiarism is approved on a date later than the date of award of degree or credit, as the case may be, then his or her degree or credit shall be put in abeyance for a period decided by the MPFPD. So this was my lecture and on plagiarism. How can we avoid the plagiarism? So do needful citation reference and don't cross the limit of 10% for any one, if any student or any faculty. There are many software just like 13 is there, so we can online also our manuscript, but there is a limitation of 1000 words at a time. So we can check it with our university. We can ask university to check our paper or manuscript or any research work. Same procedure student and other person are there. So मेरा जो है ये कहना है, मानना है कि जो भी आप रिसर्च वर्क आपने लिखा है, आपका खुद का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसे आप अच्छे से चेक करवा के, चेक करवाने के लिए 13 सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स भी हैं, लेकिन ओपन सोर्स की जो लिमिटेशंस है वो 1000 वर्ड्स एट ए टाइम है। तो ऐसे में काफ़ी टिपिकल टास्क रहता है आपके रिसर्च पेपर चेक करना। सारी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर ले चुकी है, तो आप अपना कोई भी पेपर मैन्युस्क्रिप्ट जो है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के पास भेजिए, वो चेक करके आपको जो प्लेजराइज बताते हैं उतना रिमूव कीजिए। रिमूव करने के लिए आपको क्या प्रॉपर साइट करना है, उसके लिए काफ़ी अलग से पार्ट हो सकता है कि जो है प्लेजराइज मैटर अगर आ गया है तो उसे कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, अगर आप कोई भी फेरेज कहीं से भी लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने कहीं से भी कोई कोटेशन लिया, तो जस्ट उसे इनवर्टेड कोमा में हमें पूरा कंप्लीट लिखना है, अदरवाइज हमें रेफरेंस पुट करना है। सो देयर आर 2 मेथड। ये जो है इस टॉपिक पर आपके कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for this wonderful session on plagiarism and their outcomes of plagiarism. If there are plagiarism than that of a prescribed limit, what will be the negative point of that? You have clearly explained all the things. I would like to ask all the participants if they have any question.
few questions are appearing on the screen. I want to please mute your microphone. If you want to ask any question, then you can unmute and ask the question. Dr. Binu, ma'am, if you want to ask any question, you can unmute yourself and ask. Okay, sir, there is a question from Vijay Pratap Singh. Yes. What if we are using existing theories in our research, and if that appears in plagiarism, how we can remove plagiarism in that? Yes, sir. Yes, I have seen it from Vijay Pratap. And what if we using existing theories or research that appear as plagiarism? So it was discussed earlier that if it is a generic term, it is a theory, and we are research mean we are researching on a theory on a topic that idea may be used for the research purpose, but you can't use their work. So idea is a different thing and work is a different thing. If you if you are using theories as a research base, so you can use the theory as a base, and you can mention the theory for the research purpose. So it will be not plagiarized, and if using existing theories or research that appears as plagiarism, no, that appears as plagiarism. Theories will not be appear as plagiarism. If you are using text or old, that will be appear as plagiarism. Theories may be a universal law or a generic term. So a generic term or universal law may be used for research work. Any other question? There is one more question from Mr. Yogesh Chaudhary. Is there any method of or software tool to reduce plagiarism from our research paper or dissertation? Okay, so method or tools की अगर बात करें तो actual में there are many software we can check our work there. Actually, there are two type of plagiarism: intentional, unintentional. So if we are using intentionally a work, or if we are using we are doing a work and it is cited as unintentional, so we can so there is a provision to check if it was unintentional. So if it was unintentional, then you can remove that work, or you can give the proper citation. मैं पहले ही कह चुका हूं कि ओपन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर वी कैन चेक. There is one more question, sir, about using paraphrasing tools. If we rewrite some content, will it come under plagiarism or not? Paraphrasing, just like paraphrasing का आप किस वे में यूज कर रहे हैं. अब if you are paraphrasing a text without citation, it will be a plagiarized matter, and if giving citation, then it will not. Dr. Rakhi Panchola, sir, I want a screen. I can that PPT to all of you. If organizer are willing, so I can share. Yes, sir, it will be our pleasure, sir. Please, you share your PPT so that we can distribute the PPT to all the candidates. Yes, I will share my PPT to all of you. Yes, sir. Anybody else, please?
Okay, thank you. If you, any participant, if you want to ask any questions, because unfortunately our next speakers have not joined due to some technical issues. So we are supposed to conclude our FDP second day after this presentation. So if you want to ask any question, any doubt in your mind, you can ask from sir. Meanwhile, I am also sharing FDP feedback form for your certification purpose. Yes, there is a question appearing on the screen, sir. Okay, sir, since research is doing research of already existing fact, how one can minimize plagiarism of or similarity of content? Does plagiarism software also catch a reframing of paragraph as we write what we did? No, actually, plagiarism software will not catch reframing of paragraph. Software will catch only a text part of work. If you are reframing paragraph, then it will not. But अगर कोई जो प्रॉपर पर्सन जिसने वो काम किया है, उसने अगर आपके ऊपर क्लेम कर दिया और उसने अपनी जो थीसिस या कोई वर्क रख दिया, तो देन इट विल बी प्रॉब्लम. अदरवाइज क्या क्या चेक किया जाता है प्लेजियारिज्म के अंतर्गत? सो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है, आपका जो बिब्लियोग्राफी है, आपके रेफरेंसेज हैं, आपका प्रीफेस है, ये सभी जो है वो प्लेजियारिज्म में नहीं आते हैं. ठीक है, जो आपके चैप्टर स्कीम जितनी होती है वो चैप्टर सारे के सारे चेक होंगे. चेक में अब चैप्टर में क्या होता है कि अगर आपने कभी चेक करवाया है तो जस्ट लाइक हम जो है पहले लिखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सेंटेंस विल बी प्लेजराइज्ड आल्सो. So coach, everyone is using research methodology sentence. So it is not plagiarism actually. That will be अगर आप उसे चेक करवाएंगे तो वो आएगा, वो उसमें लिखा हुआ आएगा कि that part is plagiarized. बट ये जो पार्ट है वो नहीं होगा. जो हमने काम किया है, जो रिसर्च वर्क किया है, वो उसमें शामिल होगा. मैं फिर आपको बता देता हूँ कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. कोर जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें. कोर पार्ट मीन आपकी हाइपोथेसिस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपका जो कंक्लूजन्स हो गया, आपकी रिकमेंडेशन हो गई, आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए, ये सभी प्लेजियारिज्म में आते हैं. और बाकी सारी चीजें जो ओके chapter research methodology show maximum plagiarism. How to avoid that? Should we remove that chapter and then check it? No. There is no need to remove the chapter. Research methodology term will be plagiarized. But if you are using a generic law for any type of work, मुझे जो है वो जो है लीनियर ग्रोथ रेट जो है वो काउंट करना है, तो लीनियर ग्रोथ रेट फॉर्मूला विल बी सेम फॉर ऑल. ठीक है, LGR. तो if I am using LGR, then it will be plagiarized, but technically it is not. So research methodology maximum आएगा, बट जो है उसको अपने को बताना है कि ये जो है यूनिवर्सल और जेनेरिक लो है और अदर words. So how many words are allowed as per UGC norm? Up to how many words limitations UGC जो notification है उसमें नहीं है. That is percentage, total work percentage. So if you are checking your manuscript or a research paper or a thesis or a dissertation, anything, so whole work and its percentage. So there is no term word.
So 10% matter will be allowed with a proper citation or references. I'm adding with the proper citation or references, 10% work is allowed. Which software is to check it? Which software is allowed by UGC? So Turtin or Arkun is good. Arkun भी है और Turtin भी है, दोनों पे आप कर सकते हैं. और then you can upload it to Soda. आप इसे शोध गंगा पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं. शोध गंगा इन्फिनिट जो .net है वो यूजीसी का ही है, और उस पे अगर आपका थीसिस अपलोड हो चुका है तो देन यू डोंट हैव टू वरी. More question from the participant. How much plagiarism is allowed in research paper? Sir, this is one of the burning question from all the participants, that how much plagiarism is allowed in research paper. Actually, there are different criteria made by various research. Any type of work, just like I'm today. Any type of work, just like research paper, manuscript, any dissertation, thesis work, or project also. All research work acceptable percentage is 10 only. प्लेजारिज्म के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाना चाहिए? सो ऑलरेडी देयर इज मेंशन इंडस बाय इंडस रिसर्च. Arkund software is better. 13 that is better software. Any other question, please?